सफ़े के ऊपर बनाइए तो उसकी तस्वीर शेयर करें। ओके सर। तो पिक्चर वगैरह शेयर करें, खैर है थोड़ी देर बात कर दें, लेकिन वो पिक्चर से हमें समझ आएगी कि क्या आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर। ओके, सो मूविंग ऑन, गोइंग बैक टू द बिगर पिक्चर। तो उसमें एक लफ्ज़ था एक्सटर्नल सर्च ना। तो एक्सटर्नल सर्च के अंदर हम लोग जो है तो द फर्स्ट थिंग वाज द लीड यूज़र। सो वी नीड टू बेनिफिट फ्रॉम द इम्प्रूवमेंट्स के, वहाँ से जो भी हमें इम्प्रूवमेंट्स मिलती है, जो भी आपके लीड यूज़र हैं वो हमें मतलब हमें पता होने चाहिए। उनके जो भी लीड यूज़र आर जनरली द सोर्स टू इनोवेशन एज वेल। वो आपको नए नए आइडियाज़ देते हैं, बताते हैं कि भाई ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ये चीज़ इस तरह से कर लें। तो वो काफ़ी जो है तो आपको हेल्प जो है तो आपको करती है, जो आपके लीड यूज़र जो होते हैं। लीड यूज़र का मतलब होता है कि जो भी कस्टमर आपके सबसे ज़्यादा जो है तो वो होते हैं। जैसे पावर नेलर है तो कारपेंटर्स आपके जो है ना लीड यूज़र्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह के लोग होते हैं। बेंचमार्किंग हमने डिस्कस कर ली कि क्या होती है। इन द एक्सपर्ट्स यू कैन हैव डिज़ाइन एक्सपर्ट्स, वो टेक्निकल एक्सपर्ट जिनके साथ आप बात कर सकते हैं कि भाई कैसे इस तरह को करें। एक्सपीरियंस कस्टमर्स आर द वंस हु आर नॉट द लीड यूजर्स, लेकिन वो आपकी प्रोडक्ट को बहुत टाइम जो है वो यूज़ करते रहे हैं। अच्छा खासा टाइम उन्होंने आपकी प्रोडक्ट को यूज़ किया है। वो एक कोई भी आम सा दफ्तर वाला बंदा हो सकता है, लेकिन उसको DIY वाला काम पसंद है, तो वो उसको बहुत टाइम से आपके प्रोडक्ट को वो यूज़ कर रहा है। तो इस तरह के कस्टमर भी आपको हेल्प कर सकते हैं। एंड देन एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड आई टेल यू हाउ टू डू अ पेटेंट सर्च एंड हाउ टू डू लिटरेचर सर्च। ठीक है कि लिटरेचर में आपने टेक्निकल जर्नल कैसे ढूंढने हैं और पेटेंट जो है ना आपने किस तरह से ढूंढने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सटर्नल सर्च के अंदर आती हैं, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर इमेज यू कैन सी, सो दिस इज एन इमेज फ्रॉम द पेटेंट। यू कैन सी डिफरेंट नंबर्स। ये हर एक नंबर जो है ना ये इसका कोई एक फीचर जो है वो डिफाइन कर रहा है। ये तस्वीर जो है वो पेटेंट से ली गई है। आपको आखिर में पेटेंट दिखाएंगे भी कि किस तरह से ढूंढते हैं। ओके, एंड देन यू कैन कैप्चर इनोवेशन फ्रॉम द लीड यूजर्स। आप लोग लीड यूजर से इनोवेशन जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये क्या चीज़ है, ये एक बेसिकली एक यूटिलिटी लाइट है। आप स्विच लगाते हैं और इस लाइट को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर लीड यूज़र के साथ बैठे हैं, उसके साथ आप गपशप लगाएं, उसके साथ आप डिस्कस करें, तो वो आपको इसमें बड़ी सारी चीज़ें बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बाहर से ये रस्टी हो गया, तो आप कहेंगे कि यार यहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल लगाएं जो कि रस्टी ना हो। अब ये जो है एक तरफ से कवर्ड है, तो वो आपको ये ऐसी बातें करेगा कि यार इसको लाइट चारों तरफ देनी चाहिए, कवर्ड क्यों है एक तरफ से। और एक और मतलब से अगर आप उससे पूछेंगे तो आपको कहेगा यार ये बल्ब कोई ऐसा हो जो कि टूटे ना। फॉर एग्जांपल जब आप उसके साथ डिस्कस करेंगे तो वो आपको अपने मसले बताएगा, और वहीं से जो है ना इनोवेशन आएगी। सो यू कैन कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ द लीड यूजर, ठीक है। तो वो लीड यूजर के साथ जब आप चीज़ें डिस्कस करेंगे तो वो आपकी चीज़ वहाँ से इस जगह तक जो है ना वो पहुँच जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये लीड यूजर जो होते हैं वो हमारे कस्टमर्स होते हैं या जो कंज्यूमर होते हैं वो है? अच्छा, देखिए कस्टमर तो आपके बहुत सारे कस्टमर सेगमेंट्स तो आपके मल्टीपल हो सकते हैं ना। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके मल्टीपल कस्टमर सेगमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें से जो है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। वो जो आपकी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा एक खास कस्टमर सेगमेंट यूज़ करता है ना, उसको लीड यूज़र बोलते हैं, ओके सर। ठीक है। पावर नेलर की बात करते हैं। पावर नेलर देखो, पावर नेलर एक ऐसी चीज़ है जो घर में कोई भी यूज़ कर सकता है। मतलब मैं भी लेके यूज़ करूंगा, आप भी यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन हम उसके लीड यूज़र तो नहीं है ना। लीड यूज़र तो वो कारपेंटर है जो रोज़ाना फर्नीचर बना रहा होता है, वो रोज़ाना पावर नेलर को यूज़ कर रहा होता है, तो वो उसका लीड यूज़र है। ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट, अच्छा। फिर आप इंटरनल सर्च करते हैं। इंटरनल मैंने आपको बताया कि आप अपनी कंपनी के अंदर बैठ के इंटरनल सर्च आप अकेले भी कर सकते हैं, आप ग्रुप में भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन उसके अंदर कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं विच यू शुड नो, कि उसके अलावा जब आप इंटरनल सर्च करेंगे तो आपकी सर्च के रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज टू सस्पेंड द जजमेंट। What does this thing mean, suspend the judgment? So whenever you started working on your project, you had a solution in your head, ठीक है। आपने जैसे प्रोजेक्ट शुरू किया, अभी आपने प्रॉब्लम भी नहीं देखा, कस्टमर को भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपके जहन में बस एक चीज़ थी कि यार दा शेबम दा से बजोड़ो, मतलब इसी तरह से बनेगी। आपने नेट पे कहीं पे देख लिया, आप उधर से कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में या जो भी आपके जहन में चीज़ है, ठीक हो गया। तो सस्पेंड जजमेंट का मतलब है कि ये जो भी चीज़ है इसको तो सबसे पहले आपने रद्दी की टोकरी में फेंकना है,
क्योंकि अगर आप इसको रद्दी की टोकरी में नहीं फेंकेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी नहीं आ सकती इस चीज़ के अंदर ना, आपकी क्रिएटिविटी डेवलप नहीं हो सकती। सही है, आप नए सोल्यूशन नहीं बना सकते, आप बेहतर सोल्यूशन आप नहीं बना सकते। तो इस चीज़ को आप सबसे पहले साइड पे कर देंगे और आप एक फ्रेश माइंड के साथ आप इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। Okay, so the second thing is you need to generate a lot of ideas, right? So you need to generate around 35 different designs, and out of those 35 different designs, then you need to select few. फिर वो एक कॉन्सेप्ट सिलेक्शन का एक फनल होता है जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो उसमें से जब आप उसको गुजारते हैं तो वो 35 कम हो के 2-3 रह जाते हैं, ठीक है। बट यू हैव टू जनरेट अराउंड 35 डिफरेंट पॉसिबल आइडियाज। अच्छा, इनफिजिबल आइडियाज आर वेलकम। दिस मीन्स दैट नो आइडिया इज अ बैड आइडिया। आपको आइडिया उस टाइम पे अच्छा लगे बुरा लगे, जस्ट कीप इट देयर, ठीक है, और उसी आइडिया के साथ आप आगे चलो। वो आइडिया अगर रास्ते में हम कहीं पे छोड़ भी देते हैं ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस, उस आइडिया के कुछ फीचर किसी और आइडिया में काम आ जाएंगे और वो चीज़ आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी, ठीक है। सो ऑल आइडियाज आर वेलकम। ओके, एंड देन यूज ग्राफिकल एंड फिजिकल मीडिया। इसका मतलब है कि आप उसको किसी न किसी तरीके से स्केच करोगे या 3D मॉडल करोगे, आपका जो भी कॉन्सेप्ट आपका बना है, ठीक है। तो जो कुछ भी आपने स्केच किया या 3D मॉडल किया, सही है, तो वो आप मतलब उसको आप बनाओगे वहाँ पे। ओके, देन यू कैन मेक एनालॉजीज एज वेल, ठीक है। आप एनालॉजीज भी आप यूज कर सकते हो। एनालॉजीज का क्या मतलब है, से फॉर एग्जांपल जब मैं आपको इंक्रीमेंटल शीट फॉर्मिंग सिखा रहा था, तो उसमें अब जब मैं कहता था यार टूल है और शीट मेटल है, तो मैं एक सफ़ा ले लेता था और एक पेन ले लेता था और मैं कहता था यार ये पेन टूल है और ये शीट मेटल है, इस तरह से फॉर्म होगी, इसको एनालॉजी कहते हैं। या अगर मैं आपको कोई थिन वॉल सिलेंडर या बॉयलर सिखा रहा हूँ, मेरे पास एक स्टील का ग्लास हो, तो मैं स्टील के ग्लास से आपको इंटरनल डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर, तो ये मतलब एनालॉजी, ऐसी चीज़ों को एनालॉजी कहते हैं। सही है, तो इस तरह की एनालॉजीज आप बना सकते हैं। ओके, एंड देन विश एंड वंडर। विश एंड वंडर मीन्स कि आप इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हैं ना, कस्टमर क्या क्या चीज़ें देखना चाहता है, वो सारे के सारे आइडियाज आप इसके अंदर डालें। इस टाइम पे आप ना सोचें कि पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, जस्ट पुट देम इन देयर, ठीक है। आइडियाज के अंदर उन चीज़ों को रखें ताकि नए से नए आइडियाज जो है ना वो क्रिएट हों। अच्छा, तो इस तरह की चीज़ें, एंड देन सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। सो इफ देयर आर एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके जहन में कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपके ख्याल से नहीं हो सकती हैं, कस्टमर ने एक बात की हुई है और दूसरी बात की हुई है और उन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, वो यहाँ पे जो है ना उसको जो है तो मतलब वो करें। ओके, एंड देन यूज रिलेटेड स्टिमुलाई एंड अनरिलेटेड स्टिमुलाई, ठीक है। अच्छा देखो, आपका जहन जो है ना वो स्टिमुलस होता है, वो सोचना शुरू करता है जब आप किसी खास तरह के एनवायरनमेंट में होते हो। अब हर एक बंदे का अपना तरीक़ाकार होता है। अब मेरा ये है, इफ़ आई नीड टू जनरेट न्यू कॉन्सेप्ट्स, इफ़ आई हैव टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम, मेरे लिए जो सबसे जो बेस्ट जगह होती है वो होते हैं कि मैं कहीं मतलब से निकल जाऊं, किसी ट्रिप पे गया हुआ हूँ या कहीं मतलब पहाड़ों में बैठा हूँ। सो दैट सर्व्स एज अ स्टिमुलस फॉर मी, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो कॉफ़ी के तलबगार होते हैं, किसी का क्या होता है, किसी का क्या होता है, ठीक है। जो भी आपको जहन को मतलब वो करता है ना, ठीक है, चलाता है या चलाना शुरू करता है, तो उस तरह की कोई भी चीज़ जो है तो वो इट इज गोना हेल्प यू। ओके, एंड देन सेट क्वांटिटेटिव गोल्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव गोल्स रखें जब भी आप इंटरनल सर्च कर रहे हो कि यार से मैंने 35 आइडियाज बनाने हैं। अब 35 आइडिया इज अ क्वांटिटेटिव गोल, इसमें नंबर आता है। ओके, एंड देन यूज द गैलरी मेथड। इसके अंदर आप मतलब एक तस्वीरें, अपनी चीज़ें, सब कुछ जो है वो बनाते हैं और वहाँ से फिर जो है ना आप वो आइडिया जो है ना वो डिस्कस जो है तो करते हैं। एंड देन ट्रेड आइडियाज इन अ ग्रुप, कि आप करते हैं क्या कि आपने अपने 35 आइडियाज बना ले, फिर आप लोगों के साथ उसको डिस्कस करते हैं, लोग आपको और आइडियाज देते हैं, ग्रुप आप बनाते हैं, उसके अंदर जो है ना आप काम करते हैं। सो दिस इज इंटरनल रिसर्च। एनी क्वेश्चन? इफ नॉट, आई एम गोना मूव फॉरवर्ड। ओके, सो हमने वहाँ पे कॉम्बिनेशन ट्री की बात की थी, जब हमने सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन की हमने बात की थी, एक कॉम्बिनेशन ट्री की हमने बात की। सो दिस इज दैट ट्री। सो फॉर एग्जांपल देयर वाज वन थिंग देयर व्हिच इज नोन एज स्टोर और एक्सेप्ट एनर्जी। सही है, उस स्टोर और एक्सेप्ट एनर्जी में अब हम लोग एनर्जी कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो स्टोर हम लोग केमिकल की फॉर्म में भी कर सकते हैं। वी कैन स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ द न्यूमेटिक एज वेल, इन हाइड्रोलिक, इन इलेक्ट्रिक, इन न्यूक्लियर। सही हो गया। इसी तरह और भी मैकेनिकल के तरीके हो सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन डू ऑल ऑफ दिस। अच्छा, अब हम जब केमिकल की बात करते हैं, वी कैन यूज एयर फ्यूज सिस्टम, वी कैन यूज एक्सप्लोसिव। एयर फ्यूज सिस्टम जो आपके कमर्शियल इंजन में यूज होता है। एक्सप्लोसिव, वी हैव सीन इट इन द एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग एज वेल, यू नो व्हाट इट इज, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह इलेक्ट्रिकल में आपके पास बैटरी आ गई, फ्यूज सेल आ गया, एक्सेट्रा।
अच्छा, सो व्हाट इज दिस कॉम्बिनेशन ट्री टेलिंग यू दिस, ये आपको क्यों सिखाया जा रहा है? ये आपको इसलिए सिखाया जा रहा है कि आप पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर सकें, रादर देन जस्ट स्टॉपिंग योरसेल्फ एट वन थिंग कि यार बैटरियों को यूज करेंगे। मतलब हम आपको कहें यार एनर्जी स्टोरेज, तो मैक्सिमम लोगों के जहन में ये बैटरी आएगी, तो ये बाकी जितने भी तरीके हैं इनमें से वो गुजरेगी ही नहीं। अच्छा, इस तरह कौन करता है? जिनका जहन जजमेंटल होता है, जो हमने आपको कहा ना कि आप जजमेंट को यूज नहीं करेंगे। तो जब हम आपको स्टोरेज कर रहे हो, आप डायरेक्टली बैटरी पे जंप करते हैं, इट मींस यू हैव अ जजमेंटल माइंड, यू वर नॉट एबल टू थिंक अबाउट थिंग्स। तो आपकी सोचने की सलाहियत नहीं है, आप जजमेंटल हैं, आप सीधा एक पॉइंट के ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करना आपको, ये इस कॉम्बिनेशन ट्री के अंदर सारे के सारे कॉम्बिनेशंस लिख के फिर वहां से आपको निकालना है कि वेयर do you want to go or where do you need to go. Okay, so this is the combination tree. So after that, discussing the combination table, so this on your screen is the combination table. सही है। अब इस combination table में क्या चीजें डिस्कस हुई है, ऊपर देखें यहाँ पे, तो कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ट्रांसलेशन एनर्जी, ठीक है। सो वी सॉ दिस, देन एक्यूमुलेट एनर्जी, एनर्जी को आप जो है वो जमा करें, एंड देन अप्लाई ट्रांसलेशन एनर्जी टू द नेल। हम फिर से पावर नेलर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आप इसको अप्लाई करें। अच्छा, अब इस टेबल में अब ये नीचे आपको चार चीजें दी है। व्हाट आर दीज फोर थिंग्स? दीज आर फोर डिफरेंट ऑप्शंस। सो you can convert electrical energy to translation energy using these four different options. There can be more than these four options as well, ठीक है। अच्छा, in a similar way, to accumulate energy there are two options. There can be more than two options here as well. And then to apply energy there are again three options. अच्छा, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप इन सब ऑप्शंस को यहाँ पे लिखते हैं कि भाई कैसे हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो वो जब आप सारी की सारी चीजें लिख लेते हैं, then you can select one out of them. But to select one out of them, you need to first write all of these things, then you are going to select one out of them, ठीक है। अच्छा, इसकी रूब्रिक्स, अब इस असाइनमेंट की चीज जो भी आपको मिली उसके किस तरह से होंगे कि आपने हर एक स्लाइड को अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो तो इम्प्लीमेंट करना है। ऑलराइट, ओके, सो लुक एट दिस। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब हम लोगों ने कन्वर्ट करना है, सो द फर्स्ट थिंग इज द रोटरी मोटर, ठीक है। कि कोई रोटरी मोटर है ट्रांसमिशन के साथ, क्या आप वो यूज करते हैं, क्या आप कोई लीनियर मोटर यूज करते हैं, क्या आप कोई सोलिनॉइड जो है रूल यूज करते हैं, आप कोई रेल गन आप यूज करते हैं, ठीक है। सो दे सेलेक्टेड द रोटरी मोटर। अच्छा, उसके बाद जो क्या आप स्प्रिंग यूज करते हैं, मूविंग मास यूज करते हैं, या और भी नीचे चीजें हो सकती है। तो इन्होंने जो है तो स्प्रिंग जो है तो वो यूज किया है टू एक्यूमुलेट एनर्जी। अच्छा, फिर आपने जब उसको नेल के ऊपर एनर्जी को अप्लाई करना है, तो क्या आप सिंगल इम्पैक्ट में यूज करना चाहते हैं, सारी एनर्जी आप एक ही दफा में यूज कर लें, या क्या आप मल्टीपल इम्पैक्ट्स यूज करना चाहते हैं, या क्या आप नेल को बहुत आराम से पुश करना चाहते हैं, आप इसको इम्पैक्ट के थ्रू नहीं करना चाहते। सो दे यूज मल्टीपल इम्पैक्ट्स। ओके, अब इसकी रीजनिंग भी होती है, यहाँ पे आप जो भी चीज सेलेक्ट करें उसकी रीजनिंग है, ठीक है। अब द रीजन में भी ठीक है, डिजाइन इंजीनियर ने में भी ये सोचा होगा कि अगर हम सिंगल इम्पैक्ट देंगे तो इसमें आपको एनर्जी एक साथ बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो इसमें एनर्जी भी ज़ाया होने का ख़तरा है। इसमें जो है तो आपके जो पावर नेलर है वो भी डैमेज होने का ख़तरा है। कितनी एनर्जी आप एक साथ लगाओगे तो जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं वो बड़ी जल्दी टूट जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे, सही है। अच्छा, पुश तो आप वॉल के अंदर पुश करना तो नेल को बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो चाहिए होगी। तो इसका एक ऑप्टिमम तरीका क्या होगा कि आप मल्टीपल छोटे छोटे इम्पैक्ट्स देंगे, जिस तरह से आप हैमर करते हो नेल को, उस तरह के आप इम्पैक्ट देंगे, फिजिकल प्रोसेस को आप मिमिक करेंगे, और उसके साथ जो है ना वो मल्टीपल इम्पैक्ट्स के साथ आपकी नेल जो है ना वो ड्राइव हो जाएगी। सो दिस इज हाउ द कॉम्बिनेशन टेबल वर्क्स। अच्छा, इसमें आपको ये तो समझ आ गई होगी कि पावर नेलर के ऊपर इसको कैसे लगाते हैं, लेकिन आपको समझना ये है, हम आपको अब ये थ्योरी नहीं बता रहे, डायरेक्ट प्रैक्टिकली अप्लाई करके बता रहे हैं कि कॉम्बिनेशन टेबल किस तरह से अप्लाई किया जाता है। So you need to apply this combination table on your project as well. आपके प्रोजेक्ट के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर आपको ये अप्लाई करना होगा। If there are any questions, please ask. Okay, if there are no questions, so the final part in the concept generation is कि आपने जब वो सब कुछ कर दिया तो फिर आपके जैसे आपको ये नजर आ रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, आप मुख्तलिफ किस्म के आइसोमेट्रिक व्यूज बनाते हो। What are isometric views? You would have studied isometric views in engineering drawing in your first year. तो वहाँ पे वो जो एक खास तरह का व्यू बनता है लाइनों के साथ, उसको आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। आप इसके 3D मॉडल भी बना सकते हो, पेज के ऊपर आइसोमेट्रिक व्यूज भी अलग अलग बना सकते हो, तो इसके मुख्तलिफ डिज़ाइन जो है ना आप बनाते हो, फिर इन मुख्तलिफ डिज़ाइन में से आप
चीज़ें जो है ना सेलेक्ट करते हो। तो अगला जो लेक्चर है वो यही है कि हम इसमें से मुख्तलिफ जो डिज़ाइन है वो हम लोग सेलेक्ट किस तरह से जो है ना करेंगे। और राइट, नाउ आई एम गोना शो यू, let me know when you can see my screen. ये सर नजर आ रही है सर। ओके, अच्छा अब देखें मैं क्या टाइप करता हूँ, कैसे टाइप करता हूँ। अब हमने इसे पावर नेलर का हमने एक्सटर्नल जो है ना वो करना है। तो एक्सटर्नल उसमें हमारे पास पेटेंट आते थे और वो आता था क्या कहते हैं लिटरेचर रिव्यू वगैरह आता था, ठीक है। जब हम जनरली पावर नेलर को डालेंगे ना, सही हो गया, तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म का लिटरेचर आ जाएगा, सही है। इसमें बेचने वाले भी होंगे, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। फिर हम लोगों को अगर थोड़ा साइंटिफिक नॉलेज चाहिए होगा तो यहाँ से आप बेंचमार्किंग भी कर सकते हैं, मैगजीन्स भी देख सकते हैं पावर नेलर के बारे में। अगर हमें बेंचमार्किंग सॉरी अगर हमें प्रॉपर लिटरेचर रिव्यू करना है, सो वी गो इनटू scholar.google.com। इधर हम लोग आ गए, ठीक है। और यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग लिखते हैं पावर नेलर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें इस टाइम पे पेटेंट इंक्लूड नहीं है, सिर्फ साइटेशन है। अब ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के पावर नेलर, नोमैटिक नेलर वगैरह वगैरह, ठीक है, सही है। इंस्ट्रक्शन मैनुअल, इस यहाँ की बड़ी इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपको नज़र आएंगी। तो अब ये सारे के सारे रिसर्च पेपर्स होंगे जर्नल्स में, ठीक है। अच्छा अगर हम चाहते हैं कि यार हमें रिसर्च पेपर नहीं चाहिए, हमें पेटेंट्स चाहिए पावर नेलर के, ठीक है। तो अब इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के पेटेंट्स जो है ना वो आ जाएंगे। लेट्स ओपन कपल ऑफ दीज पेटेंट्स का आपको समझ आ जाए। नाउ यू कैन दिस इज एक्सटर्नल सर्च, ठीक है, इसको एक्सटर्नल सर्च कहते हैं। अच्छा अब ये देखें, अब ये मुख्तलिफ हमारे पास पेटेंट्स आ रहे हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरे पास सिर्फ 2020 तक के पेटेंट्स आए, तो मैं फिर यहाँ पे ये जो नहीं सिंस 2020 लिखा है यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो अब अभी जो पेटेंट्स पावर नेलर के आ रहे हैं वो 2020 के बाद के आ रहे हैं। देखिए 2021 2021 2021, ठीक हो गया। कॉर्डलेस नेलर से फॉर एग्जाम्पल इसको खोल लेते हैं। अच्छा अब ये देखें, अब यहाँ पे एक तस्वीर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पावर नेलर की वो इसके सारे के सारे मैकेनिज्म्स चीज़ें सब कुछ जो है ना वो यहाँ पे लिखी हुई है। सो यू कैन लुक इनटू द कॉन्सेप्ट फ्रॉम हेयर एज वेल। लेकिन देखो आपने जजमेंटल नहीं होना कि इसमें से एक कॉन्सेप्ट आप पकड़ लो और उसी के साथ जो है ना आप लगे रहो, ठीक है। अब ये देखो ये 2006 का जो है ना ये पेटेंट है, सही है। ये इसकी क्लासिफिकेशन है, इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इस पावर नेलर के बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा होगा। जो भी चीज़ आप बना रहे होगे उसके बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ होगा। ये देखें अनदर वन नेलर का देखो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दिस इज अनदर वन, लेट्स हैव अ लुक। कंसेप्चुअल डिजाइन में भी आप इसी तरह की डायग्राम, दिस इज एन आइसोमेट्रिक व्यू। देखो ये इधर बताया हुआ है कि इसका जो मैगजीन है वो कैसे काम करता है। अब ये मल्टीपल नेल्स पड़ी हुई, इनको एक एक नेल को आइसोलेट कर रहा है। ये एक नेल को आइसोलेट इसने किया हुआ है, ठीक है जी। दिस इज अनदर टू शॉट पावर नेलर, दिस इज अनदर वन। सो दीज वर द पेटेंट्स। अच्छा ये हो गया हमारा जनाब कॉन्सेप्ट। where did you guys go? सर ये सारे रिसर्च पेपर है ना सर? ये पेटेंट्स थे जी, ये सारे के सारे जो थे ये पेटेंट्स थे। समझ आ गई जी कि कैसे, मतलब ये
एक्सटर्नल रिसर्च क्या होती है, इंटरनल क्या होती है, करते कैसे हैं वगैरह। जी सर, समझ आ गया सर। अच्छा, और जहीर ये बताएं कि कितने कॉन्सेप्ट एक प्रोडक्ट के निकालने हैं तकरीबन, कॉन्सेप्ट जनरेशन में एक प्रोडक्ट के कितने कॉन्सेप्ट निकालने हैं। सर इसको तो सर मल्टीपल निकालने होते हैं सर। जी, सर मल्टीपल निकालने होते हैं सर, तकरीबन सर मल्टीपल तो हमने 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, मल्टीपल का क्या मतलब है, कितने अगर निकालने हम हैं। सर 30-40 निकाले सर तो इनमें से एक सेलेक्ट करना है सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि आपने अब 30-40 निकाल लिए, ठीक है। अब उनमें से आप सेलेक्ट कैसे करोगे, सही है, उसमें से आप एक दो या तीन कैसे सेलेक्ट करोगे कि 30-40 इज अ ह्यूज नंबर, राइट। तो कुछ आप थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आप किस तरह से उसमें सेलेक्ट करोगे कि 2-3 कॉन्सेप्ट पे आप कैसे पहुंचोगे। सो दिस इज, क्योंकि हम प्रोडक्शन में तो एक कॉन्सेप्ट को लेकर जाएंगे ना, तो वो 2-3 30-40 से हमने 2-3 के नंबर पे कैसे पहुंचना है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ओके, अगेन गो थ्रू दिस वीडियो। ये वीडियो जो आपको गिवन है इसमें से जरूर गुजरिएगा। ओके, सो दिस इज चैप्टर नंबर 8, द कॉन्सेप्ट सिलेक्शन 1, ठीक है। यहाँ से ये लेक्चर अभी जो है तो हम लोग कर रहे हैं। ओके, सो जनरली व्हाट, ये वाला ग्राफ यार कौन मेरे लिए एक्सप्लेन करेगा। हाशिर, आप जरा ये ग्राफ प्लीज एक्सप्लेन करें। ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोसेस वाले सर। जी बिल्कुल, यही चार्ट जो नजर आ रहा है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो मिशन स्टेटमेंट होता है कि हम क्या करना चाहते हैं और कौन सी चीज़ बनाना चाहते हैं, तो वो हम पहले अपने आप को स्पेसिफाई करेंगे कि मैं बनाना क्या चाहता हूँ या मेरा मकसद क्या है। फिर उसके बाद हम उसकी जो कस्टमर्स हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं या जिनको हम ये डिलीवर करना चाहते हैं, तो या जो इसे इस्तेमाल करेंगे तो उनकी नीड्स उसमें डिस्कस करेंगे कि उन्हें क्या क्या इसमें चाहिए या क्या क्या नहीं चाहिए, कौन सी फीचर्स इसमें चाहिए। फिर उसके बाद हम उसकी स्पेसिफिकेशंस जो टारगेट होती है कि कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन हम कस्टमर से आइडेंटिफाई की होगी, कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन उसमें डालनी होंगी। उसके बाद ये जो कस्टमर नीड्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये इस्टेब्लिश टारगेट स्पेसिफिकेशन के बाद हम एक प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे। जिस तरह कि आपने बताया कि 15-20 कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे, तो उसके बाद हम जो कॉन्सेप्ट हमें अच्छा लगे या जो फिजिबल हो उसे हम सेलेक्ट करेंगे। जी हाशिर, आगे भी बताएं, आगे क्या होगा। सर फिर उसके बाद हम वो जो कॉन्सेप्ट हमने सेलेक्ट किया और जो फाइनलाइज कॉन्सेप्ट होगा उसे हम टेस्ट करेंगे और फिर उसकी फाइनल स्पेसिफिकेशन टेस्ट करेंगे और उसकी फिर डेवलपमेंट हम प्लान करेंगे। और अगर इसके बीच में हमें किसी सेक्शन में मसला आते तो हम उस पिछले वाले सेक्शन को रेफर करेंगे या उसे दोबारा रिव्यू करेंगे ताकि हमारी वो आगे प्रॉब्लम वो रिजॉल्व हो जाए। और ये जो नीचे जो 3 चीजें लिखी हुई हैं ये क्या है। Sir, perform in economic analysis, benchmark competitive products, build test models and prototypes. सर पहले हमें इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देखनी होगी उस प्रोडक्ट की, क्या वो हमारे लिए वैल्यू जनरेट करेगा या नहीं। उसके बाद हम बेंचमार्क कॉम्पिटिटिव दूसरे प्रोडक्ट्स देखेंगे कि इसके मुकाबले में कौन कौन से प्रोडक्ट है, वो क्या फीचर्स ऑफर कर रहे हैं, वो उनकी वो जो नंबर्स है वो कौन कौन सी है। फॉर एग्जांपल अगर कि हम बैटरी बना रहे हैं तो उसकी वो पावर कितनी होगी और हमारी बैटरी की पावर कितनी होगी, जो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स है उसकी पावर कितनी होगी। और लास्ट में हम वो जो प्रोटोटाइप सेलेक्ट करेंगे उसकी टेस्टिंग करेंगे। बिल्कुल जी, एक दो चीज़ें आपने इसमें गलत की हैं, लेकिन उन चीज़ों तक हम वो सेलेक्ट प्रोडक्ट के बाद आती हैं, तो उन तक हम वैसे भी नहीं पहुंचे, तो इट्स ऑलराइट, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोना टेल यू हाउ टू सेलेक्ट द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। So as he said that we would have generated 35 to 40 different concepts. So how to select 2 or 3 of them which we can move forward, right? So अब इसके अंदर हम लोग ये जो है तो करेंगे। अच्छा,
सेलेक्ट का प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपके जहन में जो चीज़ आएगी वो ये आएगी कि 35-40 में से एक कॉन्सेप्ट के 2 कॉन्सेप्ट आपने उठाने हैं और वो आपने सेलेक्ट करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेलेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आपने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। ठीक हो गया, जिस आपने कॉन्सेप्ट जनरेशन में एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था ना, सेलेक्ट कॉन्सेप्ट की भी थीम बिल्कुल यही है कि आपने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। अच्छा, तो सेलेक्ट कॉन्सेप्ट के आखिर में क्या होगा कि आपने से कॉन्सेप्ट नंबर 1, 5 और 7 जो है ना, मतलब वो आप लोग आगे लेकर जा रहे हो, तो उस 1, 5 और 7 के अंदर पूरे 35 कॉन्सेप्ट के फीचर जो हैं वो आएंगे या आ सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो आप कॉन्सेप्ट सेलेक्ट करोगे वो असल में आप बेहतरीन कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ फीचर जो है ना वो आ सकते हैं। से आपने सेलफोन लेना है, एक सेलफोन के अंदर जो है वो 5G का ऑप्शन है, दूसरे सेलफोन के अंदर दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर होलोग्राम का ऑप्शन है, तीसरे जो सेलफोन जो आपने जनरेट जो कॉन्सेप्ट जनरेट किया उसके अंदर कोई और ज़बरदस्त किस्म का फीचर या ऑप्शन मौजूद है। तो जो कॉन्सेप्ट आप सेलेक्ट करोगे इसका ये मतलब नहीं कि आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करोगे, आप ये कर सकते हो कि इन सब के आप फीचर्स मिला के आप एक बेहतरीन सा नया सेलफोन बना लो। सही है। तो इस लेक्चर का या इस टॉपिक का एम ये नहीं है कि आप इनमें से एक सेलेक्ट करोगे, इसका एम ये है कि आप बेस्ट प्रोडक्ट या बेस्ट चीज बनाओगे। तो यू कैन मर्ज डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एज वेल। वो हम इस लेक्चर के दौरान भी देखेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, इस बात की किसको समझ नहीं है, क्योंकि ये इस लेक्चर की बुनियाद है। अगर इसकी समझ नहीं आई तो फिर आगे जाना जो है ना वो फजूल होगा। इलियास जी आप बताएं जी, इसका क्या मतलब है अभी जो मैंने जो कहा। तो यानी कि हम सेलेक्ट प्रोडक्ट कंसेप्ट के बारे में अभी आपने बताया कि हम हमारे पास 30-40 कंसेप्ट डिज़ाइन होंगे, हमने फिर इसको किसी एक को सेलेक्ट करना है और उसको सेलेक्ट करना है जो हमारे नीड हमारे कस्टमर की नीड बेस के हिसाब से, और उसमें जो सारे स्पेसिफिकेशन हो जो हमें रिक्वायर्ड है। अच्छा, लेकिन कॉन्सेप्ट सिलेक्शन का क्या मतलब है और क्या मतलब नहीं है, मेरा सवाल ये है। सर इसका आपने जो कहा वो ठीक है। सर इसका मतलब ये अभी जो आपने एक एग्जांपल दिया था वो सेल फोन का बंद कर सेल फोन का एग्जांपल जो आपने अभी दिया था, तो उसमें आपने कहा था कि किसी एक मोबाइल में कोई एक फीचर है, दूसरे में कोई और है, तो आपने इन सारी चीज़ों को एक ही मोबाइल में अगर सेट करना है तो आप एक ही में अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यानी कि सेलेक्ट प्रोडक्ट कंसेप्ट है। बिल्कुल, इसका मतलब क्या है कि सेलेक्ट द बेस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आपको बेहतरीन चीज़ बनानी है। आज का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने एक कॉन्सेप्ट को लेके जो आपने शुरू में सोचा था उसी को आपने आखिर तक चलना है। ठीक है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो बेहतरीन होनी चाहिए। इन सब एक्टिविटीज़ का एम एक ही है, दैट योर प्रोडक्ट शुड बी यूजेबल एंड शुड बी फॉर द कस्टमर। ओके, कोई सवाल है? अगर नहीं है तो मैं फिर आगे चलता हूँ। जी जी। और जब हम बेस्ट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोसेस करेंगे तो उसमें तो सर इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम नहीं लेकर आएंगे, मतलब 30-40 उसमें सर तो हम नंबर्स कम होंगे। ज़हीर आपकी आवाज़ साफ नहीं आती बच्चे, मुझे नहीं पता माइक का मसला है। फिर पूछो ना। जी सर अगर हम बेस्ट कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहेंगे तो सर तो हम इतने ज़्यादा नंबर नहीं लेंगे ना उसको, मतलब लिमिटेड भी हम कर सकते हैं उसमें। हाँ बिल्कुल, नहीं सिलेक्शन प्रोसेस में ये होता है कि आपकी जो 35-40 का आपका जो नंबर है ना, जी सर। ये 2 और 3 में रह जाता है। ठीक है, 2-3 कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके पास रह जाता है। जी सर ठीक है सर। अच्छा, अब ये 35-40 से 2-3 जो है तो वो कैसे रहते हैं, लेट्स हैव अ लुक। अच्छा, तो अब इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग फिर से एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे एंड द एग्जांपल इज रीयूजेबल सिरिंज। ठीक है, तो हम रीयूजेबल सिरिंज के हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि भाई इसके ऊपर किस तरह से कॉन्सेप्ट सिलेक्शन का जो तरीकाकार है वो लगेगा। अच्छा, सो यू कैन सी एन इमेज ऑफ द रीयूजेबल सिरिंज। ठीक है, ये एक फाइनल प्रोडक्ट है जिसको आप देख रहे हो। ठीक है, लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ तक कैसे पहुंची है, अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और सिलेक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट का जो है वो लगाते हैं, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। Okay, so this is the process. This is the concept development funnel, which you can see on your screen. So the first one is the red one. ठीक है, red one में क्या है कि आपने concept generate कर लिए, तो यहाँ पे आपके पास 35-40 जो है ना different concepts आ गए। ठीक है, अच्छा, then you screen those concepts. आपने उसको ना किसी भी
लॉजिक की बेस पे या किसी भी उस बेस पे, ठीक है, आपने एक दूसरे के साथ डिस्कस किया और उन 35-40 कॉन्सेप्ट्स को जो है ना वो आपने मतलब कुछ चीज़ें तो आपने बिल्कुल जो है तो वो निकाल दी, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो और भी कम रह गए, ठीक है। अच्छा, तो फिर हम वो कहते हैं कि यार कॉन्सेप्ट स्क्रीनिंग के बाद जो आपके पास जो कॉन्सेप्ट निकला है वो हम कहते हैं कि इससे 6 निकला है या 7 निकला है ना, सो यू गॉट 6-7 कॉन्सेप्ट लेफ्ट, या 10 निकले हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो लॉजिक की बेस पे कि भाई ये चीज़ तो नहीं हो सकती, ऐसे हो सकती, वैसे हो सकती, ठीक है, वो सारी की सारी कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके 10-15 कॉन्सेप्ट्स आपके डिलीट हो गए, मतलब आधे कॉन्सेप्ट्स आपके चले गए, आधे कॉन्सेप्ट्स आपके पास रह गए या आधे से भी कम आपके पास रह गए, ठीक है। उसके बाद जो आप फिर मेथड जो आप इंप्लीमेंट करते हो, अच्छा कॉन्सेप्ट स्क्रीनिंग इज प्योरली ऑन द लॉजिक बेसिस, आप बैठते हो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हो, और इसमें भी जब आप कोई कॉन्सेप्ट निकालते हो तो ये निकालने का ये मतलब है कि उसके फीचर आप अगले कॉन्सेप्ट में चला सकते हो, ठीक है। से कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 6 को आप मिक्स करके कॉन्सेप्ट 1-6 कर सकते हो, सही है। इस तरह से जो है ना आप चीज़ों को चला सकते हो, ओके। then we have a method which is known as concept scoring. कॉन्सेप्ट स्कोरिंग क्या होता है, ये किस तरह से अप्लाई करते हैं, ये हम आगे अभी आएगा एक, ठीक है, उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कॉन्सेप्ट स्कोरिंग को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट स्कोरिंग के बाद the final thing which we do is the concept testing. concept testing जो है हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि concept testing में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे कैसे आती हैं, ठीक है। तो concept testing जो है वो आखिर में होती है। concept testing से जनरली एक ही concept निकलता है या 2-3 निकलते हैं, ठीक है, इस तरह के concept जो है ना मतलब वो निकलते हैं, नॉर्मली एक ही निकलता है concept testing से, ठीक है। सो दिस इज द concept development funnel। तो आपके पास शुरू में जो 35 कॉन्सेप्ट आ रहे होते हैं वो आखिर में एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ से निकलता है, लेकिन अगेन आई एम आइटरेटिंग अगेन एंड अगेन सो यू अंडरस्टैंड, और ये आपको याद रहे कि कॉन्सेप्ट सिलेक्शन का मकसद जो होता है वो ये नहीं होता कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को एलिमिनेट करते हो कि आपने जनरेट 35 कर दिए, अब आपको 2-3 निकालने हैं। इसका मकसद ये होता है कि आप बेस्ट प्रोडक्ट निकालते हो, ठीक है, बेस्ट कॉन्सेप्ट निकालते हो, उसमें आप कुछ कॉन्सेप्ट को एक दूसरे के साथ मर्ज भी कर सकते हो, कुछ कॉन्सेप्ट को आप फर्दर इम्प्रूव भी कर सकते हो। जो आपने पहली दफ़ा एक मतलब पत्थर पे लकीर डाल दी थी, ऐसा नहीं कि वो चेंज नहीं हो सकती, वो चेंज हो सकती है। ओके, मूविंग ऑन। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट सिलेक्शन मैट्रिक्स। कॉन्सेप्ट सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो क्या है। सो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट सिलेक्शन प्रोसेस जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्रिपेयर द मैट्रिक्स। ये कैसे कर, अच्छा इसमें से हर एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, वैसे एक काम नहीं करते, एक थोड़ा सा आपको टाइम देते हैं, एंड व्हाट यू शुड डू इज यू शुड फर्स्ट जनरेट द कॉन्सेप्ट। अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट जनरेट ही नहीं किया हुआ तो आपके जहन में सिलेक्शन बैठेगी ही नहीं कि यार सिलेक्शन मैंने इसकी करनी कैसे, तो कोई आइडिया तो आपके जहन में चलना चाहिए ना। तो आई विल गिव यू 15 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, इस 15 मिनट्स में आपने क्या करना होगा कि आपको कॉन्सेप्ट जनरेट करने होंगे, सही है, लेकिन आप जब हमें बताओगे तो आप हमें तस्वीरों की फॉर्म में बताओगे या पावर पॉइंट की फॉर्म में बताओगे, सही हो गया। तो 15 मिनट में अब आप अपने कॉन्सेप्ट जनरेट करोगे, तो 35 तो आप नहीं कर सकते, लेकिन गालिबन 4-5 तो आप कर सकते हो ना 15 मिनट में, ठीक है। तो इस 15 मिनट के अंदर अपने जरा कॉन्सेप्ट आप लोग जल्दी से जनरेट करें अपनी प्रोडक्ट के लिए, और फिर हर एक बंदा आप में से उसको डिस्कस करेगा यहाँ पे। उसके बाद फिर आपको सिलेक्शन की समझ आएगी कि सिलेक्शन कैसे आगे लेकर जानी है। सर इधर लाइट नहीं है और ना लैपटॉप में जी? चार्ज है सर, इधर लाइट का मसला है ना। तो आप वो सफे पे स्केच कर ले, पेज पे स्केच कर ले, तस्वीर ले ले, पेज से दिखा दे, कोई मसला नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाशिम सर, ये स्केचिंग में हमने उसकी जो बैकग्राउंड कस्टमर्स की नीड के हवाले से इस तरह की कॉन्सेप्ट जनरेशन करनी है या उसकी प्रोडक्ट की स्केच बनानी है सर? नहीं जी, कॉन्सेप्ट आइडिया देखिए, कॉन्सेप्ट जनरेशन में बहुत सारे मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व थे ना। यस सर। एक्सटर्नल भी था, इंटरनल भी था, आपको पेटेंट्स भी बताए, चीज़ें भी बताई, आपको उन सब स्टेप्स में से गुजरना है। अभी तो आप उसको पूरे तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन सब स्टेप्स में से गुजरना है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉम्बिनेशन ट्री बनाना है और कॉम्बिनेशन टेबल बनाना है, ठीक है, और उसके बाद आपको स्केचेस बनाने हैं। सर ये तो अभी के लिए ये बनाए, हाँ आपने कहा कि 3-4 आइडियाज को बना ले,
ये सारी चीज़ें हमने इन्वॉल्व करनी है उसमें। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें आपने इन्वॉल्व करनी है, और अभी 15 मिनट में आप कभी भी इसको ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा टाइम हो सकता है मैं आपको ज़्यादा भी दे दूँ 15 मिनट से, लेकिन इसका मकसद इसको ख़त्म करना नहीं है, इसका मकसद ये है कि आप एक स्टार्ट ले लो। लेकिन आप किसी ऐसे पेज पे बनाओ जो कि आप शेयर करके हम सब के साथ शेयर करोगे, भाई ये मैंने काम किया हुआ है, वो काम सिर्फ बातों में ना हो। एक्सक्यूज मी सर। जी लियास। सर वो डिजाइन ऑफ कार पे ये कंसेप्ट सिलेक्शन अप्लाई करूंगा तो मैं किस तरह करूंगा, थोड़ा सा हेल्प करेंगे, मुझे सॉरी समझ में। किस अच्छा, एक्सटीरियर ऑफ अ कार पे, ठीक है। तो अगर आपने सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने कस्टमर से पूछा हुआ है ना, जी ठीक है, सर मैंने। अगर आपने ठीक है, तो आपने उसको प्रोडक्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन में भी कन्वर्ट किया होगा, कस्टमर नीड की लिस्ट भी आपने बनाई होगी। तो बेस्ड ऑन दैट आप जो है तो आप क्या करेंगे, आप एक्सटर्नल रिसर्च करेंगे। एक आप लीड यूजर से पूछेंगे कि यार जो बंदा भी गाड़ियां ज्यादा चलाता है, शौक है उसको वगैरह वगैरह, ठीक है, आप उससे पूछेंगे यार तुम्हें गाड़ी में क्या चाहिए। उसके अलावा आप मतलब आप इमेजेस गूगल पे सर्च करेंगे, आप पेटेंट्स गूगल पे सर्च करेंगे, आप लिटरेचर रिव्यू पढ़ेंगे कि यार गाड़ी का जो एक्सटीरियर है वो कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। जी सर। फिर उसकी बेस के ऊपर जो है ना आप कॉन्सेप्ट मतलब आप अपने प्रॉब्लम की डिकम्पोजिशन करेंगे कि भाई मेरे प्रॉब्लम में क्या क्या चीजें हैं। फिर उसके बाद आप उसका जो है ना ये बनाएंगे, कॉन्सेप्ट ट्री आप बनाएंगे, ठीक हो गया। उसके साथ आप अपना कॉम्बिनेशन टेबल जो है वो आप बनाएंगे। उसके बाद आप फिर स्केचेस बनाना शुरू करेंगे, यार आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। जी सर। See you guys in 15 to 20 minutes. ओके सर। एहसान, हाशिम, जी जी। ये स्टार्ट अभी किस तरह कर लें? आप लोगों के पास लैपटॉप है, उसमें लेकर कोई हेडिंग बता दे कि नहीं वहां से स्टार्ट कर लैप लें? नहीं लैपटॉप तो नहीं है, लेकिन आप जिस तरह सर ने बता दिया ना, पेज पे स्केच कर लें। सही है, तो पेज पे अभी आइडिया किस तरह स्टार्ट कर लें? कुछ आइडिया आइडिया है तुझे? स्केचिंग डिफिकल्ट है मेरे लिए, तो बहुत डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू 3D मॉडल का। देखिए हाशिम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप मैं कह रहा हूँ स्केचिंग दो तीन जो है दो कॉन्सेप्ट हमने बनाने डिफरेंट डिफिकल्ट है हमें, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है हाशिम, स्केचिंग। आवाज बिल्कुल कट की गया। हाशिम, अपना स्पीकर सही कर लो, माइक्रोफोन, आवाज बिल्कुल कट रही है आपकी। अच्छा मैं आपको जवाब दे देता हूँ अहमद। स्टार्ट आपने ऐसे लेना है कि आपका जो भी मसला है ना, आपने उसकी फंक्शनल डायग्राम बनानी है। सबसे पहले आपने उसके इनपुट्स लिखने हैं और आउटपुट्स लिखने हैं। वो पहली स्लाइड याद है इनपुट आउटपुट वाली, वो यस लिखने सर। हैं, ठीक है। जब सही। आप वो इनपुट आउटपुट लिख लें उसके बाद फिर आपने प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली डिकम्पोज करना है। एक बड़ा डब्बा बना के इनपुट सारी लिख के उसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं वो लिखनी है। और उसमें आपने सोल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करना है, सिर्फ बताना है। जैसे स्टोरेज लिखा हुआ था, ये नहीं कहा हुआ था स्टोरेज कैसे, ठीक हो गया। जब आपने ये यस सब सर। कुछ जो है ना कर लेना है, ठीक है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो एक एक स्लाइड आगे हम लोग जा रहे थे कि हम ये लीड यूजर से पूछ रहे थे और हम ये कर रहे थे और वो कर रहे थे और कॉम्बिनेशन ट्री बना रहे थे और कॉम्बिनेशन टेबल बना रहे थे, तो फिर आपने वहां पे मूव करना है। सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को डीकम्पोज करना है। सही है सर। सर आप ये जो लेक्चर है ये आप जरा शेयर कर सकते हैं जी जी जी, मैं अभी थोड़ी देर क्लासरूम में पे? आपकी शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, मैं थोड़ी ठीक देर है में शेयर सर। करता हूँ। सही।
लेक्चर जी शेयर कर दिए, आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे डाउनलोड कर लें अपने लिए। एक्सक्यूज मी सर। अहमद अहमद भाई, अहमद भाई,
अस्सलाम वालेकुम। यस, Ilyas tadi Kalado. Ilyas awazuna kol. أحمد 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 Waya laga. Da kam چې د ټیسټ پروډکټ کنسپټ ته پدې کې تا ورته څه لیکلي دي یار Nanga test concept ټیسټ کنسپټ دا غږی کنه کنسپټ ډیولپمنٹ پروسس test concept خو وروسته راځي هغه خو څه لیکچر شیر کړی هغه کې پوینټس وګوره کنه.
सुल्तान हेलो आवाज जल्दी सुल्तान السلام عليكم الياسا توازنك كل وقتي بيتلوي ما وی چې دا کار څنګه شروع کو دغه مې چې مطلب سٹارټ د سنوال ما دا پروجیکټ د سې ناشنا غونډه کې دي نو په هغه کې دا کار ډېر کول دي ځکه مطلب ما چې د کم طرف نه شروع ولګم بیا راته سره ما خو پکچرم ګروپ کې ورکو بس ما خو سٹارټ دغه نه واغستو دا څه وته دا کم چرته کانسپټ جنریشن نه ټیک شو په دې نه سٹارټ واغستو مخکې پکې مسله راځي کم ټری دا هغه پته نشته چې ټریوس دی ولا هغه خو صرف انرژي ولا دوی جوړ کړی ده کنه او نور پکچر ما شیر کړی هغه نه سایډ ورته ملاويږي صحیح ده صحیح همې وکړو
अच्छा जहीर जरा स्क्रीन शेयर करें, बताएं प्लीज। जी सर। सर नजर आ रहा है? जी जी बोले। सर मेरे जो सर वो प्रोजेक्ट है सर, वो एप्लीकेशन मीटर है सर। उसमें सर पहले सर हमें उसको डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने के लिए सर हम उसको पहले सर एक्सटर्नल रिसर्च करेंगे और इंटरनल रिसर्च करेंगे। एक्सटर्नल के लिए सर हमने जो फार्मेसी कॉलेज जो स्टूडेंट्स है सर उससे पूछूंगा। अच्छा किसी वजह से मुझे आपने स्क्रीन शेयर जो की है, शेयरिंग ऑन होगी लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा आपकी स्क्रीन पे। अब बाकी नजर आ सबको नजर आ रहा है? रहा है? अब नजर आ रहा है? अहमद आपको नहीं नजर सर, आ रहा है? नजर जी नहीं आ रहा, नजर नहीं आ नहीं आ रहा। रहा सर। नो सर, नो सर। अहमद आप जरा शेयर करें, आप बताएं आपने क्या किया है। जहीर आप अनशेयर कर दें स्क्रीन को। अहमद आर यू हियर? हाशिम आप दिखाएं जरा, आप दिखा रहे थे अभी, आप बताएं क्या किया जल्दी से, फिर आगे चलें। सर ये है फंक्शन डायग्राम ऑफ स्मार्ट वैक्सीन बॉक्स। जी इसमें जी जो है सर पहले इनपुट में जो है हमारे साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है। देन ये जो है हमारे साथ कूलिंग प्रोवाइड कर देती है फर्स्ट। अच्छा सर, उसके बाद जो है हमारे साथ वैक्सीन है, वो हमने उनको डिजायर्ड टेम्परेचर रेंज में रखना है कि वो हमारे साथ डैमेज प्रिवेंट कर सके हम इसका। तो इसको हम कूल करें, ये फंक्शन हो गया इसका। दूसरा जो है हम इसके जो है टेम्परेचर सेंसर्स जो है वो क्या करेंगे, वो सेंस करेंगे टेम्परेचर को। और जब टेम्परेचर बिलो या अबव होगा तो वो उस लिमिट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड के उस लिमिट में उसको वो रखेंगे। दैट्स आर 3 आर द फंक्शन ऑफ स्मार्ट वैक्सीन बॉक्स। ठीक है, आपकी आवाज़ तो इतनी नहीं आ रही लेकिन चले, वो बस मकसद ये था कि आप काम स्टार्ट कर लेना। एहसान जी आपने कुछ किया हुआ तो शेयर करें प्लीज। सर मैं शेयर कर दूं? जी करें जी जल्दी जी, फिर आगे लेक्चर शुरू करते हैं। जी अहमद थोड़ा सा जल्दी कर लें प्लीज। हेलो सर, शेयर जी कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रही कि आप क्या शेयर करना चाह रहे हैं। वैसे अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लें तो आप ये हमें बता भी सकते हेलो हैं। अहमद अगर आप कैमरा ऑन कर लें हेलो डायरेक्टली देख लेंगे कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है? सही है सर, ठीक है सर। अहमद मेरे ख्याल से नेट थोड़ा सा वीक है आपका, इसको रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है। बस मकसद ये था कि आप लोग स्टार्ट कर लें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें। सर मैंने तो ये ठीक है सही है, लेकिन वो थोड़ा सा इशू हो रहा है, आपको चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अच्छा लेट्स मूव ऑन, इट्स ऑलराइट। ये वैसे भी आपने असाइनमेंट्स में भी करना है, एग्जाम में भी आएगा तो करना तो वैसे भी आप लोगों ने, तो इट्स ऑलराइट। आपको स्टार्ट से फेंक देना था। लेट मी नो व्हेन यू कैन सी माय सर स्क्रीन। ये फंक्शंस
फंक्शन जो है मल्टीपल्स मोर देन 4-5 हो सकते हैं ना, इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। अच्छा ओके, सो अहमद सिर्फ ये बता दें कि आपने कितने कॉन्सेप्ट इतनी देर में जनरेट किए हैं? अहमद के माइक का अच्छा खासा इशू मुझे लग रहा है। जहीर आपने कितने किए हैं? एहसान आपने कितने किए हैं? थोड़ा सा आइडिया दें जरा कि आप लोगों ने कितने कॉन्सेप्ट्स जनरेट किए हैं? सर मैंने तो सब 3 कॉन्सेप्ट जनरेट किए थे सर उसमें। चलो 3 किए, ठीक है। किसी ने 3 किए होंगे, किसी ने 2 किए होंगे, किसी ने 7 किए होंगे, अलग अलग। सही है। अब हम वो डिस्कस करते हैं कि अब कॉन्सेप्ट उसके बाद आपने स्क्रीनिंग कर ली। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर कंसेप्ट जो हमारा प्रोडक्ट होगा, फंक्शंस तो उसका सेम ही होगा, मगर उसकी शेप और उसके जो फर्दर और जो इक्विपमेंट है उसमें थोड़ी सी चेंजेस होंगी। तो इसके बिल्कुल ऐसा ही है। तो कंसेप्ट जनरेशन में जो हम फंक्शन डायग्राम बनाते हैं वो क्या एक नहीं हो सकता सबका? नहीं, तो फंक्शन डायग्राम तो एक ही होगी। फंक्शन डायग्राम प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन अलग नहीं होगी। उसके बाद जब आप कॉम्बिनेशन ट्री बनाते हैं, कॉम्बिनेशन टेबल बनाते हैं, वो अलग अलग होंगे। ओके सही। ठीक है। अच्छा ओके, so now I'm assuming that you have like multiple concepts, say 35, और 35 में से आपने जो है तो आधे वो निकाल दिए स्क्रीनिंग के थ्रू और आधे आपके पास रह गए। ठीक है, तो उसमें अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, यू विल प्रिपेयर अ मैट्रिक्स। ठीक है, और उस मैट्रिक्स में क्या होगा, क्राइटेरिया होगा, रेफरेंस कॉन्सेप्ट होगा और वेटिंग्स होंगी। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बला है, अब आपको याद है हम लोग सिरिंज का काम कर रहे थे, तो अब ये प्रिपेयर द मैट्रिक्स, लेट्स प्रिपेयर द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो है ना, इस अगली स्लाइड में पहले आपको ये मैट्रिक्स दिखाते हैं कि आपको समझ आ जाए। ओके, सो दिस इज द मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या लिखा हुआ है, पहली वाली चीज क्या लिखी है, क्राइटेरिया लिखा हुआ है। ऑलराइट, सो दिस इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया। सो व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया? अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया कहाँ से आता है, अगला सवाल ये वही कस्टमर नीड से जो है तो आ रहा है। ठीक है, अब सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या है, ईज ऑफ हैंडलिंग है, ईज ऑफ यूज है, नंबर रीडेबिलिटी, डोज मीटरिंग, लोड हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग इज पोर्टेबिलिटी। सो ऑल ऑफ दीज आर द डिफरेंट क्राइटेरियाज। ठीक हो गए, ये डिफरेंट क्राइटेरियाज हो गए। अब साथ में उन्होंने क्या कहा है, दूसरी चीज क्या कही हुई है यहाँ पे, रेफरेंस कॉन्सेप्ट आप ले लें। एक कॉन्सेप्ट को आप ले लेते हैं, उसका प्रेफरेंस कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। ठीक हो गया, और बाकी जो आपके कॉन्सेप्ट्स है वो यहाँ पे ABCDEFG। सही है। अब ये आपके पास जो है ना, ये 7 आपके पास कॉन्सेप्ट्स आ गए और ये आपके पास 8वां कॉन्सेप्ट है। सही, तो एक कॉन्सेप्ट को आपने रेफरेंस कॉन्सेप्ट ले लिया और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके पास यहाँ पे आ गए। सो अगेन दिस इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड दिस इज द, दीज आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट वेरिएंट्स। ठीक हो गया, ये दोनों बातें समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद ये बात कर रहे हैं वेटिंग्स की। ठीक है, वेटिंग्स को भी जो है तो नहीं डिस्कस करते, वेटिंग्स को अगले मैट्रिक्स में जो है तो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद सो नाउ यू हैव प्रिपेयर्ड द मैट्रिक्स। अब उस मैट्रिक्स के साथ आपने करना जो है तो क्या है, यू नीड टू रेट द कॉन्सेप्ट्स। आपको कॉन्सेप्ट्स को रेट करना है। ठीक है, नाउ देयर आर 2 वेज यू कैन रेट द कॉन्सेप्ट्स। आप इसको +1 -1 से भी और 0 से भी आप उसको रेट कर सकते हैं, और यू कैन यूज 1 to 5 स्केल एज वेल। आप उसे 1 to 5 स्केल में भी जो है तो आप उसको रेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स गो बैक टू दिस मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस कॉन्सेप्ट है। रेफरेंस कॉन्सेप्ट में सबका सब 0 आ गया। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग एक बेंचमार्क एक चीज मानते हैं और फिर इसके रेफरेंस के साथ हम लोग ये बाकी के सारे कॉन्सेप्ट जो है ना उनको हम लोग कंपेयर करेंगे। सो यू कैन सी दैट ए में क्या है, यहाँ पे 0 है, ईज ऑफ यूज में 0 है, नंबर रीडेबिलिटी में 0 है। दिस मीन्स कि ए के ये जो तीनों जो क्राइटेरिया है, दे आर इक्वल टू द क्राइटेरिया ऑफ द रेफरेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ए में देखें आपके डोज ऑफ मीटरिंग में प्लस लिखा हुआ है। दिस मीन्स कि ए का जो डोज ऑफ मीटरिंग जो है, जो डोज मीटरिंग है वो रेफरेंस कॉन्सेप्ट से बेहतर है। सही हो गया। इसी तरह लोड हैंडलिंग इज द सेम एज द रेफरेंस कॉन्सेप्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ईज एंड पोर्टेबिलिटी इज अगेन अ प्लस। It means that these 2 criterias are better compared to the reference concept। और इस तरह से हमने यहाँ पे 0 और 1 डालने। अच्छा, बी में आप देखें ईज ऑफ यूज में माइनस लिखा हुआ है। माइनस का मतलब है कि ये रेफरेंस कॉन्सेप्ट से खराब है, ये थोड़ा सा बेकार है। ठीक हो गया, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, मीन्स दिस इज बेटर, फिर यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। सही है। सो दिस इज हाउ वी स्केल द कॉन्सेप्ट। इस तरह से हम इसको स्केल करते हैं, प्लस माइनस एंड 0 में। एनी क्वेश्चंस यहाँ तक?
ऑलराइट, सब कुछ क्लियर है? ओके, सो यू कंपेयर इट टू द रेफरेंस कॉन्सेप्ट और वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यू नीड टू रैंक द कॉन्सेप्ट्स। अब रैंक किस तरह से करते हैं? सम द स्कोर्स। रैंक का क्या मतलब है कि अब यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे प्लसेस में आपने 3 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, सेम का मतलब है कि 0 सेम एज द रेफरेंस, यहाँ पे 4 जीरोस आए हैं तो यहाँ पे आपने लिख दिया 4, माइनस यहाँ पे 0 है ए के अंदर तो यहाँ पे आपने लिख दिया 0, ठीक है। अच्छा, फिर नेट में क्या होगा कि 3 ये जो प्लस आए हैं, ठीक है, और जो माइनस है उसको जब आप ऐड करोगे तो उसका नेट यहाँ पे आ गया 3, सही हो गया। इधर 3 आ गया। बी में आप देखें आपके पास 2 प्लस आए हैं, 3 सेम आए हैं, मतलब 3 0 आए हैं और 2 माइनस आए हैं, ठीक हो गया। सो 2 minus 2 is again 0. In a similar manner we have 2 1 and 4, so 2 minus 4 is minus 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे। अब इन नंबर्स के अंदर क्या होगा? 3 is the top one, so 3 is number 1, alright, 2 is the second one, so 2 is number 2, and then 0 यहाँ पे इस पे आपने 3 लगा लिया, ठीक है। तो अब ये हमने क्या किया, 1 2 3, अब ये हमारे पास रैंक आ गए। फिर इस रैंक की बेस पे हम क्या करते हैं इस रैंक की बेस पे हमने डिसाइड किया दैट वी आर मूविंग विद द कॉन्सेप्ट ए, कॉन्सेप्ट बी, कॉन्सेप्ट ई एंड कॉन्सेप्ट जी, ठीक हो गया। तो ये 4 कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आगे चल रहे हैं। तो अब इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 7 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आए थे एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड ओनली विद 4 क्वेश्चंस। कुछ सवाल है, समझ आ गई या नहीं? सर इसमें लिखा आ रहा है कि रैंक 0 भी जो है ना वो यानी यस है, तो वो कैसे सर होता है? अब फिर से पूछे नहीं, सवाल क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ सर रैंक सर नेट जो है ना सर वो 0 है, तो उसके नीचे सर कंटिन्यू यस ये लिखा आ रहा है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो जी है उसकी बात कर रहे हैं ना? सर मैं कंटिन्यूस पे सर दूसरे नंबर पे बात कर रहा हूँ सर, दूसरे नंबर के बी नंबर के सर, बी नंबर की। अच्छा, जी इसमें देखें, इसमें आपके पास जो नेट आया है ना वो 0 आया है, ठीक है। अब 0 देखें, 0 बी में आया है, डी में आया है और जी में आया है, ठीक हो गया। तो इसको अब ये जो आया है तो इसको उन्होंने कहा यार नंबर 3 है, तो इन्होंने क्या किया कि जो पहले 4 रैंक आए हैं ना उनको फॉरवर्ड किया है, 1 2 3 और 4, इन चारों को उन्होंने कंटिन्यू किया है। अच्छा, अब देखो किसको कंटिन्यू नहीं किया उन्होंने, जो रैंक नंबर 7 है उसको उन्होंने उधर ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा यार ये बहुत बेकार डिजाइन है, इसको लेकर आगे नहीं चलना, सही हो गया। जो रैंक नंबर 6 है उसको भी छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो रैंक इन्होंने किया ना उस रैंक की बेस पे इन्होंने यस और नो कहा हुआ है। इसमें फिर एक सवाल ये आता है कि यार इन्होंने बी को यस करवाया हुआ है और डी में भी 0 आया हुआ है, उसको नो करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ है? ये फिर उस कॉन्सेप्ट की ये जो चार्ट भी बनता है ना, ये थ्रू डिस्कशन बनता है। अच्छा, अब देखिए पहली बात तो ये पूछनी चाहिए कि यार यहाँ पे 0 1 और ये +1 और -1 ये किसने दिया और ये क्यों दिया, ठीक है। ये जो है ना ये डिजाइनर ने दिया, आप डिजाइनर है, आप यहाँ पे 0 और 1 लिखते हैं बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ लॉजिक, ठीक है, आप यहाँ पे 0 और 1 लिखते हैं। अच्छा, अब इसमें एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी ये है कि ये 0 1 आपने जिस नज़र से लिखा हो शायद आपने गलत लिख दिया हो, ठीक है। अच्छा, आप करते क्या है कि जो डिजाइनर की फील या परसेप्शन होती है ना वो तो क्वालिटेटिव होती है, ईज ऑफ हैंडलिंग में हम कुछ वो तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो क्वालिटेटिव किस्म की चीज़ है कि ईज ऑफ हैंडलिंग इसकी ज़्यादा है इसकी कम है, ईज ऑफ यूज इसकी ज़्यादा है इसकी कम है। तो ये डिज़ाइनर की अपनी फील होती है जिसके तहत वो नंबर देता है। तो हम डिज़ाइनर की क्वालिटेटिव थिंकिंग को क्वांटिटेटिव नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसी बेस के ऊपर डिस्कशन करके जो है ना उन्होंने एक जो डी डिज़ाइन है, हालांकि उसका नेट 0 आया है, उसको उन्होंने नो किया हुआ है। जी सर। इंसान समझ आ गई? शुड आई मूव फॉरवर्ड? जी सर, समझ आ गई। अच्छा, अब हम अगले चार्ट पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ें मिस की, एक हम लोगों ने इधर आप प्रिपेयर द मैट्रिक्स के अंदर हमने क्राइटेरिया देखा, रेफरेंस कॉन्सेप्ट देखा, वेटिंग्स हमने नहीं देखी कि वेटिंग्स क्या होती हैं। अब अगले चार्ट के अंदर वी आर गोना सी व्हाट आर वेटिंग्स, ठीक है। अच्छा, इसी तरह रेट कॉन्सेप्ट के अंदर हमने प्लस माइनस 0 देखा है लेकिन हमने 1 to 5 नहीं देखा। सो वी आर गोना सी 1 to 5 इन द नेक्स्ट चार्ट एज वेल, ठीक है। फिर हम सम वेटेड स्कोर करेंगे और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसी को जो है ना आगे जो है तो लेकर जाएंगे। अच्छा, लेट्स मूव अहेड।
इसमें एक और भी चीज है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है कंबाइन एंड इम्प्रूव। सो यू कैन कंबाइन मल्टीपल डिजाइन एज वेल, यू कैन रिमूव द बैड फीचर्स एंड यू कैन ऐड गुड क्वालिटीज। आप गुड क्वालिटीज भी ऐड जो है ना वो कर सकते हैं, सही है, ये सब कुछ जो है तो आप कर सकते हैं। एंड अच्छा, अब ये देखते हैं कि यार ये क्या कैसे होता है। ओके, so this is the same concept of the syringe. These are the selection criteria. The selection criteria are again the same, they are not changed. Okay, अब concept में सिर्फ आप देखें, यहाँ पे concept में उन्होंने क्या किया, they it's like a mix and match. यहाँ पे A है, ठीक है, which is the reference one, alright. अच्छा, यहाँ पे D F है, ठीक है, अब इन्होंने D और F को मिक्स किया हुआ है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ई है, इन सब की मैं आपको डायग्राम भी आखिर में दिखाऊंगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ई है, ठीक है, और यहाँ पे जी प्लस है, मतलब उन्होंने कॉन्सेप्ट जी लिया और फिर उसमें इंप्रूवमेंट्स की। तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स आई जी प्लस, यहाँ पे इन्होंने दो को कंबाइन किया हुआ है और ये दोनों अलग अलग पड़े हैं। सो दीज आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, अब रेटिंग यहाँ पे आप देखें, सो द रेटिंग इज फ्रॉम 1 to 5, 3 3 2 2 3, ठीक है। यहाँ पे आप आए, सो इट्स 4 4 5 2 4 2 3, तो दीज आर 1 to 5। अच्छा, और यहाँ पे क्या है, दिस इज द वेटेज। यार ईज ऑफ हैंडलिंग की वेटेज क्या है, इट्स 5%, ईज ऑफ यूज की 15%, रीडेबिलिटी ऑफ सेटिंग की 10%। अच्छा, ये वेटेज आती कहाँ से है? अगला सवाल ये कि वेटेज आएगी कहाँ से। तो जो आपने कस्टमर से पूछा हुआ था उसकी आपने एक इंपॉर्टेंस इस्टेब्लिश की हुई थी, उस इंपॉर्टेंस की बेस के ऊपर आप ये वेटेज निकालेंगे कि कौन से फीचर की वेटेज जो है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, वेटेज तो यहाँ से आ गई। रेटिंग फिर कहाँ से आएगी? रेटिंग डिजाइनर ही देता है कि यार इसकी 3 होनी चाहिए, इसका 2 होना चाहिए, इसका 3 होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, अब चूंकि ये डिजाइनर देता है, हो सकता है इसमें गलती हो जाए, इसीलिए हम जो नेक्स्ट वीक जो लेक्चर पढ़ेंगे टेस्टिंग, उसमें हम देखेंगे कि इन्हीं गलतियों को हम फिर रिमूव करेंगे। इसको हम टेस्ट करेंगे कि हमने जो किया वो सही किया या गलत किया। ठीक है, तो रेटिंग में ये आ गया। अच्छा, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5%, मतलब 3 into 5 डिवाइडेड बाय 100, सो यू आर गोना गेट the first number which is 0.15। ठीक है, इसको 5% को से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। सिमिलरली 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा, तो ये आपके पास वेटेड स्कोर आ गया। सिमिलरली फॉर कॉन्सेप्ट डीएफ यू आर गोना डू द सेम, रेटिंग वेटेड स्कोर, रेटिंग वेटेड स्कोर। अच्छा, और फिर यहाँ पे आप टोटल स्कोर में आप क्या करते हैं, यू ऐड देम अप। सो व्हेन यू वंस यू ऐड दिस अप, दिस इज 2.75, this is 3.45, this is 3.10, this is 3.05। ठीक है, ये सारे आपके पास आ गए। फिर आप उसको रैंक करते हो। सो रैंक इज अगेन, दिस इज द हाईएस्ट, सो इट विल हैव 1, दिस इज द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ। ठीक है, ये सारे रैंक आ गए। और उसके बाद आपने फिर कहा कि यार कंटिन्यू आपने किसको करना है, सो यू आर गोइंग टू डेवलप द फर्स्ट वन। ठीक है, और बाकियों को आपने कहा कि यार हम आपको नहीं कंटिन्यू कर रहे। ठीक है, सो आपने पहले वाला कॉन्सेप्ट आपने ले लिया जो लेवर स्टॉप है, इसकी मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपने ये वाला कॉन्सेप्ट ले लिया और इस कॉन्सेप्ट को जो है ना आपने आगे डेवलप कर लिया। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, ये हम जो वेट का जो कॉलम है, ये 5% 15%, ये हम किस तरह देते हैं इसको? ये वेट ये आपने कस्टमर ने आपको बताया होता है ना कि कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज ज्यादा होनी चाहिए, कौन सी चीज कम होनी चाहिए। ये वेटेज आप उस कस्टमर के आपने जो वो किया होता है ना सारा काम, वहां से आप निकालते हैं। ठीक है सर। इम्पोर्टेंस है ना सर, जो इम्पोर्टेंस उन्होंने दी हुई है आउट ऑफ 5 रेटिंग में जो हमने किए हुए, उधर से ही हम निकालेंगे, वहीं से आप निकालते हैं बिल्कुल कि कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है। ओके, अच्छा अच्छा, अब ये एक एक्सरसाइज है, ये अभी तो करवाने का आपको टाइम नहीं, आप खुद बाद में कर सकते हैं। स्लाइड आपके साथ शेयर है कि आपको ये कॉन्सेप्ट सिलेक्शन की एक्सरसाइज करनी है मैकेनिकल पेंसिल्स के लिए। ठीक है, लेड की पेंसिल नहीं होती, पीछे से आप दबाते हैं, आगे से सिक्का निकलता जाता है पेंसिल का। सो ये वो वाली पेंसिल्स हैं। ठीक है, इसमें आपने सबसे पहले इस एक्सरसाइज के अंदर करना क्या है कि आपने कस्टमर नीड लिखनी है। आप एक एक्सरसाइज का मकसद ये था कि आप एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और वहां से आप कस्टमर नीड निकालते हैं मैकेनिकल पेंसिल की क्या है। उस मैकेनिकल पेंसिल की नीड निकाल के आप प्रोडक्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन निकालते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन निकालने के बाद आप कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं। कॉन्सेप्ट जनरेशन के बाद फिर आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिलेक्शन मैट्रिक्स बनाते हैं मैकेनिकल पेंसिल्स का। लेकिन आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, तो ये आप खुद भी जो है ना कर सकते हैं अपने उसके लिए। आपका स्टार्ट लेना कॉन्सेप्ट जनरेशन का मुश्किल था, इसलिए उसके लिए मैंने आपको टाइम दिया। ये आप लोग खुद गालिबन कर सकते हैं ना, इसका कोई इशू नहीं होगा। ओके, और फिर ये रिटेल प्राइस यहाँ पे लिखिए। रिटेल प्राइस क्यों लिखिए? ताकि आप इन पेंसिल्स को जाके कंपेयर कर लें, बेंचमार्किंग अपनी कर लें। क्योंकि सिलेक्शन इसके दौरान, कॉन्सेप्ट जनरेशन के दौरान जो है तो आपको वो भी बेंचमार्किंग भी आपको करनी होती है। अच्छा, ओके, सो
दिस इज द कंक्लूजन स्लाइड, ठीक है, ये जो स्लाइड है ये कंक्लूजन है. सो दिस स्लाइड इज सेइंग दैट द गोल ऑफ द कॉन्सेप्ट सिलेक्शन इज नॉट टू सेलेक्ट द बेस्ट कॉन्सेप्ट. हालांकि इसका नाम कॉन्सेप्ट सिलेक्शन है, लेकिन इसका गोल ये नहीं कि आप बेस्ट कॉन्सेप्ट सेलेक्ट करें, इसका गोल ये है कि आप बेस्ट कॉन्सेप्ट डेवलप करें. जैसे हमने देखा G+ आ गया, DF का मिक्सचर आ गया वगैरह वगैरह ना, ठीक हो गया. तो इसका मकसद जो है वो ये है कि आप बेस्ट कॉन्सेप्ट को डेवलप करें. सो रिमेंबर टू कंबाइन एंड रिफाइन द कॉन्सेप्ट. उसमें देखें आखिर में भी यहाँ पे जो है ना क्या लिखा हुआ है, आखिर में यहाँ पे लिखा देखें, सेलेक्ट बेस्ट कॉन्सेप्ट मे बी मोर देन वन, बीवेयर ऑफ द एवरेज कॉन्सेप्ट. ये ना हो कि आपके जो सिलेक्शन आप कर रहे हैं इसमें से जो एवरेज कॉन्सेप्ट है वही आगे जाता है, जो अच्छे कॉन्सेप्ट है वो पीछे रह जाए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है. सो यू नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन द प्रोसेस. आपको अपने प्रोसेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उसको कंटिन्यूसली इंप्रूव करना चाहिए ताकि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो बेहतर आए. Okay, so remember to combine and refine the concept to develop the better ones. Okay, so what are the limitations? The limitations of this particular method which we saw in the concept selection is that average product अक्सर select हो जाती है, best product रह जाती है, average product select हो जाती है. तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है. Okay, so perform अब जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की उसमें मैं फिर आपसे पूछूंगा कि भाई आपने बेस्ट प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट किए, ये एवरेज प्रोडक्ट क्यों नहीं है जो आपने सेलेक्ट किए, बाकियों से कैसे बेहतर है. Okay, perform the concept selection for each different customer group. Okay, so for example जैसे हाशिर के अब 3-4 अलग अलग कस्टमर ग्रुप है, तो उसको हर एक के लिए एक अलग जो है ना कॉन्सेप्ट सिलेक्शन करनी है. सबके लिए एक कॉन्सेप्ट सिलेक्शन नहीं होती, ठीक है. अब अगर इलियास ने अपने कस्टमर सेगमेंट बनाए हुए कि यार ये जो है तो गाड़ी में इसके लिए बना रहा हूँ और ये गाड़ी इसके लिए भी हो सकती है, उसके लिए भी हो सकती है, तो सबके अपने कॉन्सेप्ट सिलेक्शन आएंगे. सब बैलों को आप एक ही लाठी के साथ नहीं हाँकोगे, हर एक का अपना कॉन्सेप्ट सिलेक्शन होगा. ओके, चेक सेंसिटिविटी ऑफ द सिलेक्शन टू द इम्पोर्टेंस वेटिंग्स. आप उसकी सेंसिटिविटी भी चेक करें. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कहा कि भाई वेटिंग हमने यहाँ पे 5 दी है, 15 दी है, ठीक है. तो अगर आप इस 5 को 7 करें, इस 15 को 12 करें, तो रेटिंग पे क्या फर्क पड़ता है? कि ऐसा तो नहीं कि फिर इसकी जगह पे ये वाला कॉन्सेप्ट चला जाएगा. तो उसको थोड़ा सा इसके साथ यू नीड टू प्ले विद दिस एज वेल कि यार अलग अलग करने से क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है. ओके, and then may want to use all of detailed requirements in the final stage of selection. जितनी आपके पास डिटेल है वो सारी की सारी सिलेक्शन के प्रोसेस में यूज करें. नोट फीचर्स which can be applied to other concept. इस तरह के जो कॉन्सेप्ट आप रिजेक्ट भी कर रहे हैं उनमें जरूर ऐसे फीचर्स होंगे जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था जो कि इन चीजों के अंदर लग सकते हैं, ठीक है. सो यू नीड टू नोट देम एज वेल. Okay, now we are going to see some images of the conceptual designs and the final product eventually. अब जो हमने वहां पे सेलेक्ट करे थे ना कॉन्सेप्ट ए, मास्टर सिलेंडर, सो दिस इज कॉन्सेप्ट ए, दिस हियर इज कॉन्सेप्ट बी, ठीक है, रबर ब्रेक वाला, दिस इज कॉन्सेप्ट सी, ये वही सिरिंज वाली बातें चल रही, दिस इज कॉन्सेप्ट डी, दिस इज कॉन्सेप्ट ई, ठीक है, दिस इज कॉन्सेप्ट एफ, दिस इज कॉन्सेप्ट जी. ये सारा का सारा, ये देखो लेबर सेट वाला जो है ना, दिस इज कॉन्सेप्ट एफ, ये कॉन्सेप्ट जी है. फिर हमने G+ भी किया था, जी के अंदर ही हमने और इम्प्रूवमेंट्स कर ली थी. सो दिस वाज G+, ठीक है. इसके अंदर हमने 2-3 चीजें जो तो ऐड कर दी, ठीक है. एंड दिस इज कॉन्सेप्ट DF जो कि आखिर में सेलेक्ट हुआ था हमारा, ठीक है. सो आखिर में जो है ना जो भी कॉन्सेप्ट सेलेक्ट, ये अब कॉन्सेप्ट जनरेशन के दौरान आपने आखिर में जो वो तस्वीरें बनाई थी ये वो वाली तस्वीरें हैं, ठीक है. एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. ये आपके पास जो है ना ये आखिर में एक फाइनल प्रोडक्ट जो है ना वो बनती है. लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट ऐसे नहीं बनती है, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में से जाती है, फिर ये डेवलपमेंट का और आगे प्रोसेस जो है तो वो चलता है, उसके बाद जो है तो ये प्रोडक्ट बनती है. अच्छा जी, क्वेश्चंस? एक्सक्यूज मी सर. जी सर, ये जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट जनरेट होते हैं तो इसके लिए तो एक टीम होगी ना सर, मुख्तलिफ इंजीनियर्स होंगे वो इसको डेवलप करेंगे. बिल्कुल सर, तो जो हमारे प्रोजेक्ट है उसके लिए तो फिर अकेले इसको जनरेट करना मुश्किल नहीं होगा डिफरेंट कॉन्सेप्ट? बिल्कुल नहीं, वो टीम अकेले भी बैठ के सोचती है, ऐसे नहीं कि वो टीम हर टाइम एक साथ ही रहती है, वो अकेले बैठ के. आप लेक्चर में गालिबन लेट आए थे, हमने चीज़ें डिस्कस की हैं कि कौन से काम अकेले होते हैं, कौन से काम ग्रुप में होते हैं. वो सिलेक्शन के दौरान ग्रुप वाला काम जो है ना ज़्यादा शुरू हो जाता है. जनरेशन के दौरान जो है ना वो मैक्सिमम काम आप अकेले करते हैं, फिर कुछ चीज़ें आप ग्रुप के अंदर करते हैं. सिलेक्शन के दौरान टीम का काम ज़्यादा शुरू हो जाता है कि आपने मतलब अपनी राय देनी होती है.
एनी अदर क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन नहीं है जी? अच्छा, आपको टीम वर्क के लिए ना एक ये जो चीज़ है, ठीक है, ये आप इसके ऊपर आप लोग काम करें, कॉन्सेप्ट सिलेक्शन की एक्सरसाइज इसके ऊपर करें, कस्टमर की नीड निकालें। कस्टमर की नीड कैसे निकालनी है, अभी एक दूसरे के साथ बातें शातें करें, ठीक है, तो आपकी कस्टमर की नीड निकल आएगी। उसके बाद फिर आप कॉन्सेप्ट जनरेट करें, फिर आप सिलेक्शन मैट्रिक्स जो है ना ये बनाएं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में जो है ना मैं आप लोगों से कहूँगा कि सिलेक्शन मैट्रिक्स अपना दिखाएं कि कैसा है, किस तरह से। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब भी मैं कोई सवाल पूछने लगता हूँ ना, 2-3 लोगों के इंटरनेट गायब हो जाते हैं। वो 2-3 लोगों को मैंने नोट भी किया हुआ है। सही हो गया, तो आपका इंटरनेट उसी टाइम पे गायब होता है जब मैंने कुछ पूछना होता है। तो इस एक्सरसाइज को करें, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इसके जवाब जो है ना थोड़े से हमें दें। ये बड़ी आसान सी चीज़ है, तो इससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अहमद, इसमें तो मसला नहीं है कि स्टार्ट कैसे लेना है इसका? नो सर। क्लियर है? चले ठीक है, गुड गुड। ओके, सो आई एम गोना स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगा लेकिन क्लास चलती रहेगी।